हेलो साथियों, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। मैं एक्स सर्विसमैन डीडी रेड्डी आप लोगों को स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल सैनिक के लिए संघर्ष। आज जो मैंने वीडियो लेके आया हूं वो ये है कि हम लोग जो रिटायरमेंट होते हैं इसके बाद हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं, जैसे कि मेरे को कौन से सोर्सेज से नौकरी मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन सा टाइप का मिलेगा। ये सारी चीज़ हम लोग का मन में बहुत सारे ख्याल आते रहते हैं। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो का माध्यम से ईच एंड एवरी डिटेल में आपको समझा दूंगा कौन सा सोर्सेज से नौकरी मिलेगा, कैसे नौकरी मिलेगा, कौन सा आपको नौकरी मिल सकता है, आपको सारी चीज़ आपको समझा दूंगा। इससे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो मुद्दा है, आज का जो टॉपिक है कि हम लोग जो रिटायरमेंट हो जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद हमारे पास कौन सा सोर्सेस रहता है कि हमें नौकरी मिल सकता है, कौन सा टाइप का नौकरी मिलेगा और कहाँ से नौकरी मिल सकता है, ये बड़ा मुद्दा है। देखो, मैं आप लोगों को इस मुद्दा को मैंने 4 भाग में बांटा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर रिटायरमेंट से पहले क्या करना होता है कि हमें 1 साल पहले हमें रिकॉर्ड को भेजना होता है कि भाई मैं रिटायरमेंट हो रहा हूँ, मेरे को एक एनओसी दे दो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हमको लेना होता है रिकॉर्ड से। उससे फायदा क्या है, उस एनओसी के दम पर हमने जो आने वाला 1 साल का नोटिफिकेशन देखते हैं उसको हम ओपन भर्ती के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो बहुत बड़ा फायदा है। उससे पहले मैं आप लोग को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। जब हमारा डिस्चार्ज जो सर्टिफिकेट्स वगैरह, जब हमारा डिस्चार्ज डॉक्यूमेंट जाता है उस समय हमारे पास एक टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट भरना होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट इसीलिए हमें उसमें क्या होता है, काउंटर साइन सीओ का, कमांडिंग ऑफिसर का काउंटर साइन होता है। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है। जब हम उसमें सारी चीज़ इन डिटेल में भरना होता है कि आपने इतना साल सर्विस में कौन सा नौकरी किया और कौन सा काम किया, आपने इतना साल सर्विस में कौन सा काम किया। आपको मेरा रिक्वेस्ट है आप सारी चीज़ भर देना, क्योंकि जब वो जो टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट होगा वो आप सिविल में वो सर्टिफिकेट आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का तौर पर माना जाएगा। तो इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आपने क्या करना है, ध्यान से अपने पास रख देना है। अब हम अगर नौकरी की तरफ चले, सबसे पहली बात तो ये, जब हम डिस्चार्ज ड्रिल में जाते हैं हमें वहीं पे डीएससी के लिए फॉर्म भरा जाता है। अगर कोई इंटरेस्टेड है वहीं पे आप डीएससी में जा सकते हो, फॉर्म भर के वहीं पे आपको फिजिकल होगा और मेडिकल होगा और वहीं पे आपको क्या कर देंगे कि डेट दे देंगे, इतना डेट को आपको डीएससी में आना करके। पहली बात तो वो हो गया। दूसरी बात ये है कि अगर किसी को नौकरी डीएससी में नहीं जाना है उनको क्या कर सकते हैं, वहीं पे सेंटर में जब हम डिस्चार्ज ड्रिल में जाते हैं वहाँ पर AWPO होता है, आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक फॉर्म भरा जाता है। उसमें क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन होता है, आपका नंबर, एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल उसमें ऐड हो जाता है। कुछ 300 रुपये का समथिंग फीस आपको भरना होता है। उससे फायदा ये है कि अगले 3 साल तक आपको क्या है, नोटिफिकेशन आते रहेगा आपका मोबाइल में और ईमेल में कि वहाँ पर वैकेंसी निकला है, फलाना जगह पे आपको वैकेंसी निकला है। अकॉर्डिंग टू योर जॉब प्रोफाइल, आपका जो मान लो कि आपका एक्सपीरियंस है, आपका जो ट्रेड एफिशिएंसी है, उस मुताबिक आपको नौकरी का अवेल आपको मिल जाएगा। आपका नौकरी का क्या हो जाएगा, उस मुताबिक आपको नौकरी का ऑफर आते रहेगा। ठीक है, वो हो गया AWPO का अलग से एक आपको तरीका। और क्या तरीका हो सकता है, हम जब रिटायरमेंट होते हैं उससे 5-6 महीने पहले ही रिकॉर्ड क्या करता है, जो नज़दीकी जिला सैनिक बोर्ड होता है वहाँ पर भेज देता है कि भाई ये बंदा रिटायरमेंट हो रहा है, आप उसको क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स कार्ड एक देना करके उन्होंने पहले ही लेटर भेज देते हैं। वो आपको बाई पोस्ट मिल जाएगा। हम जब रिटायरमेंट होके आते हैं हमें तुरंत जाके जो नज़दीकी जिला सैनिक बोर्ड में रिपोर्ट करना होता है। वहाँ पर जाने के बाद आपको आई कार्ड मिलता है और साथ साथ आपको एक रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलता है। वो रजिस्ट्रेशन कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका 3 साल का वैलिडिटी होता है। उससे फ़ायदा ये है कि जो जिला सैनिक बोर्ड होगा वो आपका जो ट्रेड एफिशिएंसी, आपका क्वालिफिकेशन, ये सारा देख के आपका नाम आगे फॉरवर्ड करता रहेगा। मान लो कोई कंपनी हो गया, कोई भी जॉब, फॉर एग्जांपल SBI गार्ड हो गया, आपको तुरंत ऑफर लेटर वहीं पे आ जाएगा, सीधा घर पे आपको ऑफरिंग लेटर आ जाएगा। आप SBI गार्ड में ज्वाइन करना है या कहीं इस तरीके से कुछ और भी नौकरी होगा तो थ्रू आपका जिला सैनिक बोर्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया तीसरा तरीका। चौथा तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपको ओपन जॉब।
ओपन जॉब मैंने पहले ही बताया आपको, 1 साल पहले ही आपको एनओसी लेना होता है। एनओसी लेके आपको क्या करना है, ओपन जॉब के लिए भरना होता है। उसमें बहुत सारे कैटेगरी है, जैसे बैंकिंग है। अगर आप बैंकिंग जाते हैं, बहुत फायदा उसमें ये है कि आपको पे फिक्सेशन होता है। जिस पे से आपने रिटायरमेंट हुए हो उससे एक इंक्रीमेंट बढ़ा के आपको पे स्टार्ट होता है। कई कई स्टेट भी ये फायदा दे रहे हैं हमारा एक्स सर्विसमैन भाइयों को, जैसे कि आप महाराष्ट्र ले लो, यूपी ले लो, उसमें 10% रिजर्वेशन भी देते हैं। लेकिन कई कई स्टेट ऐसा होता है कि एक्स सर्विसमैन को कुछ फायदा होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर उड़ीसा के लिए ले लो, उड़ीसा में आप 5% दे देगा तो बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन इसमें और एक चीज़ भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है उड़ीसा में। अगर आप उड़ीसा पुलिस में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, वहाँ पर आपको जैसे जनरल लोग पीईटी के लिए जाते हैं, आपको उतना ही टाइम पे पीईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक जॉब मिल जाएगा। और क्या क्या नौकरी आपको मिल सकता है, आपको सीएपीएफ मिलेगा। सीएपीएफ क्या है, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स, जैसे कि सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, एनसीबी हो गया। इस तरीके से जो वैकेंसी निकलता है एसएससी का, आपको उसमें भरना होता है सीएपीएफ में। एक चीज और भी उसमें निकलता है सीपीओ, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन की जरूरत होता है। ये दोनों चीज में हम लोग को 10% रिजर्वेशन होता है। बहुत बड़ा फायदा ये है कि इसमें हम लोगों के लिए पीईटी नहीं होता है। पीईटी हमारे लिए एक्सक्यूज है। हाँ, मेडिकल एज यूजुअल जैसे लोगों का होता है, हम लोगों का मेडिकल होता है। इसमें बहुत बड़ा फायदा है। आगे बढ़े, बहुत बड़ा हमारे लिए बहुत बेकार चीज कहा जाए वो है रेलवे। रेलवे हमारे लिए बहुत बड़ा बेकार चीज है, हमारे साथ बहुत नाइंसाफी किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कैसे। 2019 का जो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन निकला था, 10% रिजर्वेशन तो हमारे लिए है, लेकिन हम लोगों के लिए कोई पीईटी के लिए एक्सक्यूज नहीं है। 1 किलोमीटर 4 मिनट 15 सेकेंड में जैसे जनरल लोग, जो यूआर कैटेगरी का मतलब जो अलग लोग, जो बच्चे दौड़ते हैं, जनरल बच्चे जैसे दौड़ते हैं, एक्समैन के लिए भी उतना ही 4 मिनट 15 सेकेंड में दौड़ना पड़ेगा, तब जाके आपको रिजर्वेशन मिलेगा। रिजर्वेशन के नाम पर एक धप्पा ही है, मैं तो यही कहूँगा। मैं क्यों बताता हूँ, देख लो, उसका एक एग्जाम्पल है। एक रेलवे अप्रेंटिस होते हैं, अगर 2 साल उन्होंने सिर्फ 2 साल वो भी पैसा लेते हैं, 6,000 रुपये उनका पर मंथ पैसा मिलता है। 2 साल करने के बाद उनका यूनियन ऐसे है, उनको रिजर्वेशन भी मिलता है, साथ साथ उनको पीईटी एक्सक्यूज भी है। लेकिन हमारा तो कोई माँ बाप है ही नहीं, हमारा कोई यूनियन है ही नहीं। अगर यूनियन होता, ये चीज़ पक्का पूछा जाता कि भाई हमारे लिए रेलवे में हमारे लिए क्यों पीईटी एक्सक्यूज नहीं है। अगर अप्रेंटिस को एक्सक्यूज है, हमारे लिए भी एक्सक्यूज हो सकता था। उनके पास भी रिजर्वेशन है, हमारे पास भी रिजर्वेशन है, पर उनका सिर्फ 2 साल के एक्सपीरियंस में उनको पीईटी एक्सक्यूज है। हमारे पास 20, 22 साल, 25 साल कोई सुबेदार साहब रिटायर्ड होके आते हैं, क्या वो पीईटी कर पाएंगे? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। लेकिन ये चीज़ पूछने के लिए हमें कोई सपोर्ट नहीं करते। ये बड़ा मुद्दा है। और क्या है, इससे मैं आप लोगों को बहुत सारे साथियों का मन में एक बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है, क्या मैंने एक बार एक्स सर्विसमैन का कोटा अवेल करने के बाद दोबारा मेरे को और एक जॉब में ये रिजर्वेशन मिल सकता है क्या? ये बहुत सारे साथियों का मन में कंफ्यूज चल रहा है। मैं आप लोगों को आज क्लियर करता हूँ। देखिए, अगर आपने एक्स सर्विसमैन कोटा अवेल कर लिया, आपको 100% दूसरा भी जॉब मिल जाएगा, बशर्ते इसमें एक आपको शर्त है। देखो, मैं आपको स्क्रीन पे रखा हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसमें क्लियर कट लिखा है कि once an ex-serviceman has joined the government service on the civil side after availing benefit as an ex-serviceman for his re-employment, his ex-serviceman status for the purpose of re-employment in the government job shall cease। इसका कहने का मतलब ये है, अगर आपने एक्स सर्विसमैन का कोटा अवेल कर लिए हो, दोबारा आपको एक्स सर्विसमैन कोटा का आपको प्रावधान नहीं है, बशर्ते आपको इसमें एक चीज़ ये मिलेगा, ही कैन अवेल एज रिलैक्सेशन ओनली। उनको एक एज रिलैक्सेशन का फायदा मिल सकता है। लेकिन इसमें देखिए लेकिन है, हाउएवर एज पर क्लॉज 4 ऑफ द OM नंबर 36034/2014 एस्टेब्लिशमेंट रेसिडेंट डेट 14 अगस्त 2014 ऑफ Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of the
Personnel and Training, Government of India, if an ex-serviceman applies for various posts before joining any civil employment, as soon as he joins any civil employment, he should give self-declaration undertaking to the concerned employment about the date-wise detail of the application for various posts which he or she had applied for before joining. The application should furnish a copy of the above declaration duly endorsed by the employer on the date of document verification for consideration of the claim of the reservation under the ex-serviceman category. इसका कहने का मतलब ये है, ये जो लेटर नंबर है, इस लेटर नंबर के मुताबिक अगर आपने नौकरी अवेल करने से पहले जो जो पोस्ट आपने अप्लाई कर चुके हो, उस पोस्ट के लिए आपको दावेदार हो, आप कैटेगरी, आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आपको वो कोटा आपको मिलेगा ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपको मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने अभी गुड्स गार्ड में, एनटीपीसी में गुड्स गार्ड में सिलेक्शन हुआ, मैंने क्या किया, ये एप्लीकेशन सबमिट किया। देखो मैं आपको स्क्रीन पे रखा हूँ, ये एप्लीकेशन मैंने सबमिट किया कि मैंने ये जो नीचे दिए गए सारे मैंने एप्लीकेशन मैंने इससे पहले क्या किया हुआ है, फॉर्म भरा हुआ है। अगर मेरे को ये सेटिस्फेक्शन लग गया गुड्स गार्ड तो मैं ज्वाइन करूंगा, मान लो नहीं लगा तो मैंने क्या करूंगा, फिर मैं और एक नौकरी में मैं एज एन एक्स सर्विसमैन कोटा आपको अवेल में कर सकता हूँ। बशर्ते इसमें एक ये कि ये जो एप्लीकेशन का एक आपने काउंटर साइन करके आपने रख देना, बस आपको एक्स सर्विसमैन कोटा आपको मिल जाएगा। ये था, आपको ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में मैंने समझा दिया, कौन सा कैटेगरी में आपको नौकरी मिल सकता है, कैसे नौकरी मिल सकता है, कौन सा सोर्सेज से नौकरी मिल सकता है। मैं जिसको मान लो कि बहुत मैथ्स और रीजनिंग की बिल्कुल बेसिक की जरूरत है, मैं मैथ्स और रीजनिंग भी पढ़ाता हूँ बेसिक। अगर आप लोग चाहिए तो वो देख सकते हैं, और जिसका बेसिक क्लियर है वो देखने की जरूरत नहीं है। और जिसका बच्चे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या अग्निवीर या कोई पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वो भी वो बच्चा भी, उन बच्चों की भी आप एनकरेज कर सकते हो मैथ्स और रीजनिंग पढ़ने के लिए। मैं उनको बेसिक पढ़ाता हूँ। तो ये था मेरी तरफ से आपको सारे इन्फॉर्मेशन। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू। जय हिंद।